हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैंग्रोव वन के बारे में देखेंगे। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लाभ होता है और ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। विशेष करके आपका ये जो मैपिंग है यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार प्रवाल भित्तियों के बारे में पूछा था कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसी तरीके से आपका ये भी पूछ लेगा कि मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना है कि मैंग्रोव कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों के आसपास पाए जाने वाले विशेष प्रकार के विशिष्ट बिलांचली पादप होते हैं। इन्हें तटवर्ती वन क्षेत्र, ज्वारी वन क्षेत्र और मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, इन्हें 3 नामों से जानते हैं। और ये जो तटवर्ती वन क्षेत्र है जहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, इनके संरक्षण के लिए मिष्टी योजना भी चलाई जा रही है, यदि आपको पता है तो। पीसेस वाले भी ध्यान रखेंगे कि ये जो मिष्टी योजना है किससे संबंधित है। तो मैंग्रोव वन के संरक्षण से ये मिष्टी योजना जो है वो संबंधित है। यदि हम विशेषताओं की बात करें तो कैसा दिखता है ये मैंग्रोव वन। तो ये छोटे वृक्ष होते हैं, इनमें झाड़ी के समान होते हैं और अधिक लंबाई तक नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर कह देगा कि ये जो है अधिक लंबाई तक लंबे होते हैं, जो कि गलत है आपका। ये खारे या तटीय लवण युक्त जल में उगते हैं। यहाँ पर कर देगा कि आपका स्वच्छ जल में उगते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अनुकूलन, इनमें जटिल जड़ संरचना और लवण निस्पंदन करने संबंधी जटिल प्रणाली होती है, यानी ये सॉल्ट फिल्ट्रेशन भी करते हैं। ये विशेषताएं इन्हें तेज लहरों, खारे जल वाली परिस्थितियों, जल भराव वाली गाद और कम ऑक्सीजन वाली दशाओं में भी जीवित बने रहने से सक्षम बनाते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है वहाँ पर भी ये अच्छे से इनकी उपज हो सकती है, ये पनप सकते हैं। अब इनकी हम अगर लाभ देखें कि इन मैंग्रोव वनों का लाभ कैसे होता है, ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं और इसके लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो ये मिष्टी योजना भी आप डाल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं आजीविका के क्षेत्र में। तो कह रहा है कि लगभग 120 मिलियन लोग मैंग्रोव वनों के निकट रहते हैं और इस पर निर्भर है। तो बहुत अच्छी बात है ये, और मेंस के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। यूपीएससी वाले तो ध्यान देंगे इसके स्टेटमेंट पे, क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, आपका फैक्ट बहुत कम होते हैं उसमें। तो ये आप ध्यान देंगे कि आजीविका में भी ये काफ़ी लाभदायक है। लकड़ी की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव की लकड़ी का घनत्व इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी और ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है, यानी इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होती है। ठीक है, तो इमारतों में भी इसका यूज कर सकते हैं और ईंधन के रूप में, तो जाहिर सी बात है चाहे लकड़ी कैसे भी है वो तो ईंधन के रूप में यूज होता ही है। तटीय संरक्षण, तो तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का पुनरुद्धार करना ब्रेक वाटर जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना अधिक लागत प्रभावी होता है। तो तटीय संरक्षण में तो ये कह रहा है कि ये एक तकनीकी है जिसके थ्रू हम इन मैंग्रोव वनों का पुनरुद्धार कर सकते हैं, पुनरुद्धार करके इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लोगों में जागरूकता फैला करके कि ये किस तरीके से यूजफुल है। दूसरा, मिष्टी योजना के माध्यम से। तीसरा, आप ये कह सकते हैं कि जो चल रहा है ये पुनरुद्धार करने के लिए ब्रेक वाटर से इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना अधिक लागत प्रभावी होता है, यानी ब्रेक वाटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इन तरीक़ों से आप मैंग्रोव वनों का संरक्षण कर सकते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन में भी ये काफ़ी लाभदायक है। कह रहा है कि 2 से 5 हेक्टेयर के मैंग्रोव वन क्षेत्र 1 हेक्टेयर जलीय कृषि के अपशिष्टों का उपचार कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो पानी लगता है कि यूज़ नहीं होगा, उन पानी को ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिल्ट्रेट कर देते हैं। और आपको पता ही है कि जल का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा है, और वर्षा की भी जो एक तरीके से कह सकते हैं जो टाइमिंग था वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो काफ़ी हद तक ये जो है वाटर फिल्ट्रेशन में काम करता है, यानी पानी को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है पर्यटन में। विश्व स्तर पर मैंग्रोव से संबंधित 2000 से अधिक पर्यटन मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे नौका पर्यटन, बोर्ड वॉक, कयाकिंग और मत्स्यन। तो मछली पालन भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें होता है, चावल की खेती भी इसमें होती है, यदि आपको पता हो तो इन सब चीज़ों के लिए भी, और पर्यटन का तो आकर्षक केंद्र ये बना ही रहता है मैंग्रोव वन। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए।
मत्स्यन में कह रहा है कि मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में मछलियों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और आप ये बताएंगे कि अभी पीसीएस वाले बताएंगे खास करके कि अभी ये जो मत्स्यन पालन में भारत का स्थान है वो कौन से नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है या चौथे पे है। जलवायु परिवर्तन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भंडारण क्षमता उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि वनों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक होती है। यानी कार्बन का भंडारण करते हैं ये, वातावरण को स्वच्छ करते हैं, क्योंकि मैंग्रोव अधिक मात्रा में कार्बन को मृदा में भंडारित कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है काफ़ी हद तक ये रोक सकता है, सिंक करके कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है। तो यदि आपका 150 शब्दों में आता है तो यहाँ पर इतने छोटे छोटे कीवर्ड्स डाल के आप अपना आप यहाँ से इंट्रोडक्शन ले लेंगे, यहाँ से अब इसके लाभ बता देंगे कि क्या क्या लाभ है। ठीक है, फिर ये सब तो इसी में लिख देंगे आप थोड़ा सा ला करके नीचे, उसके बाद से लाभ बता देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मैपिंग के थ्रू बता देंगे कि मैंग्रोव वन पाया कहाँ जाता है। भले ही आपसे ना पूछे कि मैंग्रोव वन पाया कहाँ जाता है, लेकिन यदि आप इतनी चीज़ों को डाल देते हैं तो आपके आंसर में कहते हैं ना कि देख करके ही लगेगा एग्जामिनर को हाँ बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इस पर आपका कम से कम 1 से 1.5 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। उसके बाद से आप सरकार की योजनाएं बता दीजिए और निष्कर्ष दे दीजिए कि मैंग्रोव वर्तमान में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका निभाता है, जलवायु परिवर्तन को किस तरह से कंट्रोल करता है। ऐसे करके आप निष्कर्ष भी दे सकते हैं। यानी यहाँ से आपका पूरे एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। अगर 250 शब्दों में भी पूछता है तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप आराम से 250 शब्दों में भी इसको बना सकते हैं। फिर आते हैं भारत में मैंग्रोव के मुख्य क्षेत्र, यानी भारत में मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर पाए जाते हैं, मुंबई में पाया जाता है, खंबात की खाड़ी में पाया जाता है, रत्नागिरी में, गोवा में, कारवार में पाया जाता है, सुंदरवन में भी, भितरकनिका, महानदी, देवीनंदा का मुहाना, गोदावरी, कृष्णा, पिचावरम, मुथुपेट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। सॉरी, लक्षद्वीप में तो नहीं दिया है, अंडमान निकोबार में तो है लेकिन लक्षद्वीप में नहीं है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं है और आपको ऑप्शन में यही देगा जिस तरीके से उसका दिया था ना आपका प्रवाल भित्ति का, तो वही चीज़ें आपका दे देगा इसमें। प्रवाल भित्ति का भी सुंदरवन उसमें नहीं था शायद आंसर में, सुंदरवन में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इस ऑप्शन में सुंदरवन भी दिया था, तो इसी को एलिमिनेट करके आपका आंसर था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में देंगे। तो यहाँ पर लक्षद्वीप में नहीं है, बाकी जगहों पर है। तो बस आपको यही याद रखना है कि लक्षद्वीप ही एकमात्र है जहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं है। बाकी आपका अपने आंसर तक पहुँचने के लिए इतने सारे फैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आप याद कर लीजिए। यदि हम भारत में मैंग्रोव वन की स्थिति देखें कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, अगर क्षेत्र के हिसाब से हम देखें तो कुल का अगर देखें हम तो 4992 वर्ग किलोमीटर है ये। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का ही रिपोर्ट है ये, तो ध्यान देंगे कितना है, 4992 टोटल वर्ग किलोमीटर। यदि सबसे ज़्यादा हम देखें तो वो कहाँ पर है आपका, तो सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, पहले पे है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पे है आपका गुजरात, 42 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है, और तीसरे पे है आपका अंडमान निकोबार। तो आपको ये तीनों ही केवल याद रखनी है, बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, अगर बहुत कर सकते हैं तो चौथे पे कर लीजिए महाराष्ट्र को, ये चौथे पे हो गया। बस इससे ज़्यादा आप मत याद कीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, दूसरा आपका गुजरात में है, तीसरा आपका अंडमान निकोबार में है और चौथा आपका महाराष्ट्र में है। इतना भी अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, और ये क्योंकि यहाँ से आपका क्रमानुसार बता देगा कि क्रमानुसार बताइए। तो आपको ऑर्डर फॉर्म में लगाना है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है। और यहाँ पर कर देगा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा इसके लाभ क्या क्या हैं, क्योंकि स्टेट फॉर्म में आपको दे देगा कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। और ये थोड़ा सा
कि कौन से पानी में ये उगते हैं, तो खारे पानी में उगते हैं। और इनके जो वृक्षों की लंबाई होती है वो अधिक होती है कि नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ना कि क्वेश्चन आपका बना ही देता है कि एशियाई शेरों की लंबाई अफ्रीकन शेरों से ज़्यादा होती है, कम होती है। इस तरीके के स्टेटमेंट आपके दे दिए जाते हैं खास करके यूपीएससी में, तो यूपीएससी वाले ध्यान देंगे। और बाकी आप रिविज़न करते रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करवा दी गई हैं और पीडीएफ भी आपका टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।